बरसात का मौसम था और आज भी सुबह से काली घटाएं छाई हुई थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। वो अपने मखसूस हुलिये और मखसूस अंदाज में सामने पड़ी मेज़ पर कोहनियाँ टिकाए, दोनों हाथों को आपस में पेवस्त किए, ठोडी के नीचे रखे, सामने ग्लास डोर से बाहर झांक रही थी। उसकी काली गहरी आंखें हिजाब से झांकती एक ही नुक्ते पर जमी हुई थीं, जो इस बात का सबूत था कि वो किसी गहरी सोच में डूबी है। सामने पड़े चाय के कप से धुआं उठ रहा था। उसकी तवज्जो पास पड़े फ़ोन की बजती घंटी ने अपनी तरफ की। वो चौंक कर सीधी हुई। शायद वो भूल चुकी थी कि इस वक्त वो कहाँ बैठी है। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। फिर उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। यस सर, वो अपने बॉस से मुखातिब थी। कम इन माई ऑफिस। दूसरी तरफ से हुक्म सादिर करके फ़ोन रख दिया गया। उसने भी रिसीवर रखा। अपना मोबाइल हाथ में लिए वो केबिन से बाहर निकल गई, यकीनन बॉस के रूम की तरफ। वो मुकम्मल सयाह अबाया में मलबूस थी, जिसके ऊपर निहायत नफासत से हिजाब सेट किया गया था। साफ सुथरे हाथ पाँव में नफीस जूती और काली आंखों में काला ही काजल लगाया गया था, जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता था। उसकी चाल और पर्सनैलिटी में अजीब सा रौब दिखाई देता था, जिसकी वजह से सामने वाला मुखातिब होने से पहले सोचता था, मे आई कम इन सर। उसने दरवाज़ा बजा के अंदर धकेला और इजाज़त तलब की। यस प्लीज़। उसने बिना ऊपर देखे इजाज़त दी। वो अंदर आई, जहां मिस्टर असद अफंदी अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी के साथ रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चला रहे थे। वो यहाँ पर सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थी। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक वो इधर ही काम करती थी। जिस जगह वो काम कर रही थी या जिन लोगों में उसका उठना बैठना था, वहाँ निकाब को बुर्के समेत बहुत मायूब समझा जाता था और बहुत बार उसे बहुत सारी कड़वी बातें भी सुनने को मिलती, मगर वो सब्र शुक्र के साथ बर्दाश्त कर जाती। सिट प्लीज़। उन्होंने उसी तरह काम करते गर्दन झुकाए कहा। वो शुक्रिया अदा करके कुर्सी पर बैठ गई। मिस आयत, आप मुझे कल की तमाम मीटिंग्स की तफसीलात, ताकि मैं कल की टाइमिंग की मुनासबत से मीटिंग्स फिक्स कर सकूं, क्योंकि कल यहाँ से जल्दी निकलना है। अब की बार उन्होंने उसकी तरफ देखकर कहा, ओके सर, मैं अभी आपको मेल कर देती हूँ। उसकी आवाज़ में, चाल में और अंदाज में आज उदासी थी। वो थोड़े तवक्कुफ से बोले, आज आपकी खामोशी की कोई ख़ास वजह? उन्होंने शायद उसकी आंखों की उदासी को भांप लिया था। नथिंग सर, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर आंखों की उदासी हनूज बरकरार थी। कुछ देर उसने खुद पर असद अफंदी की नज़रें महसूस की, फिर खड़ी हो गई। सर, एक प्रेजेंटेशन बनानी है कल की मीटिंग के लिए। ये कहते ही वो तेज़ी से बाहर निकल गई थी। न जाने कब तक बचती रहोगी। आज तक किसी भी लड़की ने इतना वक्त नहीं लिया। वो खुद में बड़बड़ा रहा था, जबकि वो कब की जा चुकी थी। आखिर में एक शैतानी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। सेक्रेटरी के काम के अलावा उससे प्रेजेंटेशन भी बनवा ली जाती थी, क्योंकि वो बहुत ज़हीन थी और उसके मुकाबले का कोई भी काम नहीं कर सकता था। वो अपने काम में इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि वक्त का पता ही न चला। जब अचानक उसने घड़ी की तरफ देखा तो वो 5 बजा रही थी। उसने बेइख्तियार माथे पे हाथ मारा। वो पूरा 1 घंटा लेट हो चुकी थी और पूरा ऑफिस खाली हो चुका था और जल्दी जल्दी चीज़ें समेट कर बाहर निकली, मगर दरवाजे पे आके ठटक कर रुक गई। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाईं, मगर कोई रिक्शा भी नज़र नहीं आ रहा था। 10-15 मिनट उसने वहीं रुककर टैक्सी आ जाने या बारिश के रुक जाने का इंतज़ार किया, मगर ना बारिश थमी और ना टैक्सी आई। बिल आखिर उसने उसी बारिश में
फुटपाथ पर चलना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द देख रही थी मगर सारे रास्ते सुनसान पड़े थे। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। बारिश में भी उसके माथे पर पसीना आ गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो दरख्त की ओट में खड़ी हो गई। बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और खौफ और परेशानी की वजह से उस पर कपकपी तारी हो गई थी। नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने दोबारा चलना शुरू किया। कुछ देर के बाद उसने किसी चीज के आने की आवाज सुनी। फौरन पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने ही पड़ोसी का रिक्शा दिखाई दिया। उसने जोर जोर से हाथ हिलाकर रिक्शा रोका। उन्होंने भी पहचान लिया था, इसलिए जल्दी रुक गया क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और अब हवा भी चलने लगी थी। वो भी मुतमईन सी होकर उनके साथ बैठ गई। अस्सलामु अलैकुम अम्मी। आयत ने घर के अंदर दाखिल होते ही सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम आयत, जल्दी अंदर आओ। उफ, सारी भीग गई हो, ठंड लग जाएगी। अम्मी ने जल्दी से उसे अंदर करके हवेली का दरवाज़ा बंद किया था। पूरा घर बारिश के पानी से भर चुका था। वो दोनों बड़ी मुश्किल से दीवार के साथ लग के एक दूसरे का हाथ पकड़े अपने अकलौते कमरे में आ गई थी, जहां एक चारपाई पे उसके अब्बू लेटे थे और साथ ही उसके बहन भाई भी बैठे थे। आयत ने अंदर आते ही सबको सलाम किया था। खैरियत बेटा, आज इतनी देर लगा दी? उसके अब्बू ने बेताबी से पूछा। जी अब्बू, आज काम ज़्यादा था और फिर बारिश की वजह से रिक्शा नहीं मिल रहा था। पैदल ही आ रही थी कि चचा फरीद का रिक्शा मिल गया और शुक्र है कि मैं पहुंच गई। वो तफसील बता रही थी और साथ उसने हिजाब और अबाया उतार के दुपट्टा लपेट लिया था। भीगने की वजह से उसकी गुलाबी रंगत मजीद दमक रही थी। काले लंबे बाल जूड़े की शक्ल में थे, लेकिन भीगने की वजह से आयत ने उन्हें खोल दिया था। ऐसी हालत में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वो जब अनाबी होंठों से बोलती तो देखने वाला दिल थाम के रह जाता। लानत है मुझ जैसे बाप पर कि अपनी औलाद का दुख भी नहीं बांट सकता। बशीर शाह की आंखें भीग गई थीं। वो हमेशा आयत को देखकर उसकी तकलीफ को देखकर रोने लगते थे। वो अपने बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन 2 साल से फालिज की बीमारी से लड़ते हुए वो यही कर रहे थे। अब्बू, ऐसी बातें ना किया करें। सारी उम्र आपने तो कमाया है ना, सब ठीक हो जाएगा। वो उठ के अब्बू के सीने से लगी बोल रही थी। अच्छा चाय तो वो चाय का कहने लगी थी, मगर उसे याद आया कि महीने के आखिर में तो आटे की भी दिक्कत होती है, फिर दूध पत्ती तो बहुत दूर की बात है, इसलिए बात अधूरी छोड़ दी। क्या चाय? नौरीन बेगम ने इस्तिफसार किया। हाँ, मैं कह रही थी चाय तो आज 2 बार पी ली ऑफिस में। उसने बड़ी मुश्किल से झूठ बोला था। हालांकि भीगने की वजह से उसे ठंड लग रही थी और चाय पीने का दिल भी कर रहा था। अभी उसने बात ख़त्म की थी कि मोबाइल बजा। आयत ने देखा तो आयमा का नाम जगमगा रहा था। उसने कॉल रिसीव की। सलाम दुआ के बाद उसकी बात सुनी और फिर बोली, आयमा, मैं अभी घर आई हूँ, तुमसे सुबह इस बारे में बात करूँगी। ये कहकर उसने कॉल काट दी। आयमा उसके कॉलेज की दोस्त थी और अब तो यूनी के भी 4 साल पूरे हो चुके थे। वो गहरी बातें सुनने और करने की आदी थी, इसलिए अक्सर दोस्त इससे मशवरा लिया करती। इसकी जहान और खूबसूरती कम अज कम इस काबिल न थी कि वो ऐसी जिंदगी जिए जैसी जी रही है। खैर, इसी का नाम तो किस्मत है। अम्मी, आप फिक्र ना करें, आज यकम है, आज तनख्वाह भी मिल जाएगी। वो आते हुए अपनी माँ को तसल्ली देकर आई थी और अब ऑफिस में बैठी यही बात सोच रही थी कि आयम्मा की फिर कॉल आने लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आयम्मा? उसने खुश दिली से पूछा। वालेकुम अस्सलाम, ठीक नहीं हूँ यार। दूसरी तरफ से मायूस आवाज़ उभरी। क्यों, क्या हुआ? आयत ने फिक्रमंदी से पूछा। यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सब कुछ जितना ठीक करने की कोशिश करती हूँ, सब उतना ही उल्टा हो जाता है। वो परेशानी से बता रही थी। जब क्या खामोशी से उसे सुन रही थी। तुम्हें मैंने एक बार उमर के बारे में बताया था,
اس کے متعلق میں نے گھر بھی بات کر لی ہے، مگر اس کی عجیب ضد ہے۔ کیسی ضد؟ آیت نے یہاں اسے ٹوک کر پوچھا۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں ملنا پڑے گا۔ وہ مدھم آواز میں بولی، کیا سمجھنے کے لیے اتنا عرصہ کافی نہیں تھا جتنا تم دونوں نے بات کرتے گزارا؟ آیت کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ نہیں، وہ کہتا ہے بات کرنے کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنی ضروری ہیں۔ جب تک آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں ہوتی تب تک میں گھر والوں کو نہیں بھیج سکتا۔ ابھی بھی اس کی آواز مدھم تھی۔ او گاڈ، تمہیں یاد ہے آئمہ، ایک بار میں نے تم سے یہی بات کی تھی کہ کسی انجان نمبر والے انجان بندے کے چکر میں مت پڑو، وہ کبھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہوگا۔ مگر تم نے میری بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا، اور اب دیکھو۔ آیت نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موند لی تھیں۔ نہیں یار، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور اب وہ ناراض ہے کہ میں اس پر ٹرسٹ نہیں کرتی، تبھی ملنے سے انکار کر رہی ہوں۔ او پلیز، اپنی آنکھوں سے یہ پیار کی پٹی اتار پھینکو، تبھی تمہیں سب صاف دکھائی دے گا۔ آئمہ، اپنے لیے کسی ایسے ساتھی کا انتخاب کرو جو تم سے صرف اپنے نفس کی تسکین نہ چاہتا ہو بلکہ وہ تم سے زندگی میں سکون چاہتا ہو۔ آیت پہلے غصے سے پھر پیار سے بولی، تو کیا سچ میں وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا؟ آئمہ کی باتوں سے دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، مگر تم اس سے ملنے سے انکار کرو گی اور وہ تم سے شادی سے انکار کر دے گا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آیت اس کی ہاں میں ہاں ملا کر اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی کہ وہ لڑکا اس سے پیار نہیں کرتا۔ پہلے خود کو سنبھالو اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو کہ تم کسی کل کے آئے لڑکے کے پیچھے اپنی 22 سال کی سنبھالی عزت کو خاک کر سکتی ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر ملاقات یا ہر ملنے والا ہی غلط ہو، مگر کسی نامحرم شخص سے اکیلے میں ملاقات غلط نہیں، گناہ ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ، ابھی وقت ہے، سوچ لو اور پھر فیصلہ کرو۔ آیت نے بہت نرمی سے سمجھایا۔ اس کی اسی سمجھداری کی وجہ سے وہ اپنی دوستوں میں ہر کسی کے لیے عزیز تھی، اور وہ ایسی کئی باتوں کے لیے آیت سے مشورہ لیتی تھی۔ چند دوسری باتوں کے بعد کال منقطع ہو گئی۔ کسی لڑکے سے بات اور پھر اس سے ملنے جانا، لا حول ولا قوت، میں تو ایسا کچھ کرنے سے پہلے مر جاؤں گی۔ آیت کو یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی تھی، لیکن ایسا ضروری نہیں، نہ کہ جو سوچ ایک وقت میں آپ کے لیے ناقابل قبول ہو وہ ہمیشہ ہی ایسی رہے۔ کبھی کبھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اندھا ہو جاتا ہے۔ یار، یہ عجیب لڑکی ہے، اس کے گھر اتنی غربت ہے کہ کبھی کبھی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی، اور میں نے اس کو کئی بار گھر گاڑی تک آفر کی ہے، مگر یہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ الٹا جو ہم نے اسے موبائل اور لیپ ٹاپ لے کر دیا ہوا ہے، یہ اس کی بھی قسطیں ادا کر رہی ہے۔ اسد افندی اپنے دوست سے بات کر رہا تھا جو اس کی سامنے والی کرسی پر براجمان تھا۔ تیرے پاس تو کتنے طریقے ہیں، کتنی لڑکیوں کو تو اپنی لائن پر لا چکا ہے، تو یہ کیا چیز ہے جبکہ اس کے پیچھے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے؟ اس نے افندی کو مزید شاہ دی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر میں اس کا یہ پاک دامنی کا بھرم توڑنا چاہتا ہوں۔ یہ جس بنا پر اتنا کرتی ہے اسے اسی جگہ سے توڑ دینا چاہتا ہوں، اور تب یہ خود چل کر میرے پاس آئے گی۔ اس نے ہاتھوں کو آپس میں مضبوطی سے بھینچتے ہوئے کہا، تو اس کے لیے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ سائم نے شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں اپنے شیطانی عزائم کو پورا کرنے کے لیے پلان ترتیب دینے لگے۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج صبح سے آپ بہت خاموش ہیں، نورین بیگم نے بشیر شاہ سے پوچھا۔ آیت کی ماں، مجھے اپنی بچیوں کی فکر ہوتی ہے، خاص طور پر آیت کی۔ اس پر بہت ذمہ داری آ گئی ہے، سارا دن باہر رہتی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے حالات کا سامنا کرتی ہوگی میری بچی۔ ان کی باتوں میں، آنکھوں میں پریشانی واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ ہاں، یہ بات تو ہے، لیکن ہماری بچی بہت بہادر ہے، وہ ہر مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔
बस दुआ किया करें कि हमारे बच्चे कभी सीधी राह से ना भटकें। वो खुद भी अफसुर्दा थी, मगर उन्होंने शाह साहब को तसल्ली दी। हाँ आमीन। कितना वक्त है, अभी आयत के आने में बस आती होगी। आज पड़ोस से 200 रुपये उधार लेकर आपकी दवा ली थी। आज आयत को तनख्वाह मिल गई होगी तो राशन भी ले लेंगे और आपकी दवा भी। उन्होंने शाह साहब को दवाई और पानी का गिलास देते हुए कहा, हाँ इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारी मुश्किलात आसान करे। उन्होंने दवा ली, दुआ की और दोबारा लेट गए। उधर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। शयान भागकर दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा खोला तो आयत को देखकर उससे लिपट गया, मगर आज आयत पहले की तरह हशाश नहीं थी और ये उसके अम्मी अब्बू ने देखते ही महसूस किया था।